नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों संसद से भागे राहुल गांधी, मालेगांव धमाके पर क्या बोले कर्नल पुरोहित, बीजेपी का क्या है प्लान बी। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपी बरी, एनआईए कोर्ट का फैसला, बीजेपी ने किया स्वागत। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना कभी है और ना कभी रहेगा। मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी समीर कुलकर्णी का बड़ा दावा, यूपीए सरकार ने रची थी भगवा को बदनाम करने की साजिश। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर, 23 साल बाद अन्ना साहब डांगे अपने दोनों बेटों के साथ बीजेपी में शामिल, शरद पवार के लिए बड़ा झटका। अवैध बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं की खैर नहीं, महाराष्ट्र में ऐसे लोगों पर एक्शन तेज, सरकार ने बनाई टास्क फोर्स। उद्धव और राज ठाकरे के एकजुट होने पर बीजेपी का प्लान बी तैयार, बीएमसी चुनाव में होगा बड़ा खेला। खबरों में सबसे पहले बात राहुल गांधी की। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थी, जिनमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहीकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी शामिल थे। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, वैसे ही संसद पहुंचे राहुल गांधी से भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया पूछी गई। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ इतना बोले कि मामले को डाइवर्ट ना किया जाए, यानी वो इस मामले से भागते हुए नजर आए। मालेगांव ब्लास्ट केस में यूपीए सरकार के दौरान ही ये पूरा मामला सामने आया था। उस वक्त ही हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया गया था। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद का उस टाइम नाम लिया था और हिंदू आतंकवाद को, जो पूरा टेररिस्ट है, जो आतंकवाद है, उसे हिंदुओं से जोड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब एनआईए कोर्ट के आए फैसले से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, यानी कांग्रेस के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और करीब 100 लोग घायल हो गए थे। करीब 17 साल बाद आए फैसले में जज लाहौटी ने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा गया था। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। यह भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कोर्ट के आए फैसले पर कहा है कि आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है, ना कभी रहेगा। वहीं बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और इस मामले की मुख्य आरोपी रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि 17 साल यातना सहनी पड़ी, ये भगवा की बड़ी जीत है। बीजेपी ने भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि कांग्रेस के नेता या तो मुंह छिपाकर भाग रहे हैं या फिर यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा मामला आया है उस पर कुछ कांग्रेस नेताओं के बयान आए हैं। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यानी फिर वही रिपीट जो लाइनें हैं जो दोहराई जाती हैं आतंकवाद को लेकर, वही बातें कांग्रेस नेताओं ने कही हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। मालेगांव बम धमाके में एनआईए कोर्ट के फैसले पर आरोपी समीर कुलकर्णी ने कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और एनसीपी नेता शरद पवार और दूसरे नेताओं ने मिलकर 2009 के आम चुनावों को प्रभावित करने के लिए भगवा को बदनाम करने की साजिश रची थी। कुलकर्णी ने दावा किया कि यह मामला राजनीतिक साजिश का था, जिसका मकसद देशभक्तों और धार्मिक हस्तियों की छवि को खराब करना था। कुलकर्णी ने आगे कहा, पिछले 17 साल से हम इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। आज न्यायालय ने हमारी बेगुनाही पर मोहर लगाई। जो सच्चाई पहले दिन से हमें यूपीए सरकार और जांच एजेंसियों को पता थी, आज इसे पूरी दुनिया जान लेगी। जांच सरकार के दबाव में की गई। आजादी के बाद पहली बार देशभक्तों, धार्मिक लोगों और संतों को आतंकवादी कहा गया। कांग्रेस ने हमारे विश्वास के प्रतीक पवित्र भगवा और हिंदू शब्दों को वैश्विक मंच पर बदनाम किया। मुख्य आरोपी शरद पवार, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, शिवराज पाटिल, शकील अहमद पटेल, सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, जिन्होंने 2009 के आम चुनावों को ध्यान में रखकर ये साजिश रची। समीर कुलकर्णी ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के साथ हुए व्यवहार की भी आलोचना करते हुए कहा कि एक कर्तव्यनिष्ठ सैन्य अधिकारी जिसने देश की सेवा की, उसे आरोपी बना दिया गया।
एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी को आतंकवादी करार दिया और 1993 के मुंबई धमाकों के बाद लोगों की जान बचाने वाले अधिकारी के 17 साल बर्बाद कर दिए। कुलकर्णी ने कहा कि मामले में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं, यानी कई अनियमितताएं बरती गई। मूल एफआईआर, हलफनामा और इकबालिया बयान गायब है। केस से जुड़े गवाह के बयानों में खामियां की और इस ओर इशारा करती है कि कुलकर्णी ने यह भी कहा कि एटीएस के मुख्य गवाह ने अपने बयान में कहा था कि उसे उस दिन की घटनाओं के क्रम पर, यानी कि उस कड़ी में, उस सिलसिले पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि हिंदू वोटरों के समर्थन से दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी ने हिंदू समाज के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में होने वाले बम धमाकों का समर्थन नहीं कर सकता। ये कायराना हमले हैं। इन अपराधियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस मामले का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया गया। 17 साल तक टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? खबरों में आप बात बीजेपी की बड़ी जीत की। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से जमकर उथल पुथल मची है। इसके अलावा कई सियासी समीकरण नए तरीके से बनते हैं तो कई बिगड़ भी रहे हैं। इस बीच 23 सालों के बाद अन्ना साहेब डांगे ने भारतीय जनता पार्टी में वापसी की है। उन्होंने अपने दोनों बेटों के साथ पार्टी ज्वाइन की और इस मौके पर अन्ना साहेब डांगे के कई कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की मौजूदगी में डांगे और उनके बेटे ने बीजेपी की सदस्यता ली। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के अन्ना साहेब डांगे की वापसी से बीजेपी और मजबूत होगी। इसके साथ ही शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसा इसलिए क्योंकि 23 साल पहले जब डांगे ने बीजेपी का साथ छोड़ा था तो उन्होंने शरद पवार का ही साथ चुना था। पूर्व मंत्री अन्ना साहेब डांगे ने उनके जो दो बेटे हैं चिमन डांगे और विश्वनाथ डांगे के साथ बीजेपी में ये वापसी की है। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत करने और सत्ता पर काबिज करने में अन्ना साहेब ने बड़ी भूमिका निभाई थी। जब 1995 और 99 में पहली बार राज्य में शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार सत्ता में आई थी, तब डांगे कैबिनेट मंत्री बने थे। आरएसएस से जुड़े डांगे 23 साल पहले 2002 में बीजेपी छोड़कर शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हो गए थे। अन्ना साहेब डांगे ने अपनी सियासी सफर की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करके की थी। संघ के लिए काम करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। डांगे में पार्टी में रहते हुए कई पदों पर उन्होंने काम किया। साल 1995 के दौरान वो ग्रामीण विकास मंत्री बने और सांगली जिले के पालक मंत्री भी रहे। अन्ना साहेब डांगे धनंग समाज के प्रमुख नेता माने जाते हैं। डांगे ने कहा, मैं पार्टी में वापस आकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। मैंने 23 साल पहले पार्टी छोड़ दी थी क्योंकि मैं दबा हुआ महसूस कर रहा था। अब मैं बीजेपी के उत्थान और विकास के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। डांगे ने जिस तरह से बीजेपी में वापसी की है उससे शरद पवार को झटका लगा है। वहीं बीजेपी की मुंबई में इसे बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि बीएमसी चुनावों से पहले जिस तरह से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उससे लगातार बीजेपी की बड़ी जीत पहले से ही तय माने जा रही है। यानी बीएमसी चुनावों से पहले ही मुंबई में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों रोहिंग्यों की अब खैर नहीं है, यानी घुसपैठियों पर एक्शन जारी है। महाराष्ट्र में ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है और जिन लोगों ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए हैं उन्हें रद्द करने का आदेश महाराष्ट्र सरकार ने दे दिया है। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की जांच के लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो जांच करेगी कि कितने बांग्लादेशी हैं जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए। जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनाए गए हैं उन्हें रद्द करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने 15 अगस्त तक पूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यानी फडणवीस सरकार की तरफ से अवैध घुसपैठियों को जल्द से जल्द महाराष्ट्र से बाहर किया जाएगा और इसके लिए जो टास्क फोर्स तैयार की गई है वो फुल ऑन एक्शन में है। खबरों के आखिर में बात बीजेपी के प्लान बी की। महाराष्ट्र में जल्द ही स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों की घोषणा होने वाली है। इसे देखते हुए राज्य की सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच समीकरण बनाए जा रहे हैं। मुंबई, ठाणे, पुणे जैसे प्रमुख महानगर पालिकाओं के चुनाव भी इसी दौरान होंगे। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दोनों भाई एक साथ आ सकते हैं।
अगर ऐसा होता है तो महायुति ने इसको लेकर अपना प्लान बी तैयार कर लिया है ताकि ठाकरे ब्रदर्स को रोका जा सके। महायुति ने ठाकरे ब्रदर्स के खिलाफ नो रिस्क नीति अपनाई है। प्लान बी के तहत प्रमुख महानगर पालिकाओं में महायुति मिलकर चुनाव लड़ेगी। ठाकरे बंधु अगर एकजुट होते हैं तो उनकी ताकत बढ़ेगी, इसलिए महायुति इस बात की खास चिंता कर रही है कि उनके वोटों का बंटवारा ना हो। खासतौर से मुंबई समेत दूसरी प्रमुख महानगर पालिकाओं में महायुति मिलकर मैदान में उतरने की रणनीति बना रही है। ठाकरे ब्रदर्स को फायदा ना हो, इसके लिए महायुति मुंबई महानगर पालिका को जीतने पर ध्यान दे रही है और इस बार के चुनावों में मुंबई केंद्र में रहेगा। सभी पक्षों ने इसे जीतने की ठान रखी है, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स भी यही टारगेट लेकर चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। इसी को देखते हुए मुंबई को जीतने की जिम्मेदारी उन नेताओं को सौंपी जाएगी जो शहर की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। जहां जहां महायुति के भीतर मतभेद है, उन्हें आने वाले 1 महीने में सुलझाकर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। साथ ही महायुति मुंबई महानगर पालिका पर पिछले कई सालों से सत्ता में रही शिवसेना के कार्यकाल की पोल खोलने की रणनीति भी अपना रही है। मुंबई के हर वार्ड की जिम्मेदारी महायुति के विधायकों को दी जाएगी। महानगर पालिका का चुनाव जीतने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाना जरूरी है और अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है, जब लोग एकजुट होते हैं और उत्सव मनाते हैं। इस मौके का इस्तेमाल करते हुए महायुति त्योहारों के दौरान लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश करेगी। खासकर कोंकणी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए गणेश उत्सव के वक्त मुफ्त ट्रेनें, एसटी बसों की सेवा की व्यवस्था की जाएगी। गोविंदा पथकों और सार्वजनिक गणेश मंडलों को भी महायुति से जोड़ने की योजना बनाई गई है। यानी कुल मिलाकर महानगर पालिका चुनावों से पहले बीजेपी ने अपनी जमीन मजबूत कर ली है और महायुति गठबंधन में ही ये चुनाव लड़ने जा रही है, जिसके लिए प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार कर लिए गए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।